किसान भाइयों नमस्कार। मित्रों, आपने कभी सोचा कि आप अन्नदाता हैं, आप कमर तोड़ मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और जो समाज के जाने माने प्रतिष्ठित लोग हैं, राजनेता और बड़े बड़े लोग आपको अन्नदाता कह करके सम्मानित करते हैं, नवाजते हैं, फिर भी आप गरीब हैं। क्यों? दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो मालामाल है। राजनेता खुशहाल हैं। क्या किसान भाइयों आपने कभी इस पर विचार करके देखा, मंथन किया, सोचा कि आपकी हालत इतनी खराब क्यों है? नहीं ना, आपने कभी इस पर विचार नहीं किया। बस आप अपने बदहाली पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को आंख खोलने जा रहा हूं कि आपका बुरा हाल क्यों है, आप गरीब क्यों हैं, आप कमरतोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति इतना दयनीय क्यों है। मित्रों, आपकी बदहाली का बीज अंग्रेजों ने बोया, जो आज तक चला आ रहा है। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा स्टार्ट किया, कृषि योग्य भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया। आप जो मूल कृषक हैं, आप मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, उनको बना दिया किसान मजदूर। अंग्रेजों के जमाने में किसान मेहनत करते थे, अन्न उत्पादन करते थे, जमींदार लोग उनसे मनमानी वसूलते थे, यहाँ तक कि कुल उत्पादन का आधा, कभी कभी आधा से भी ज्यादा ले लिया करते थे। तो अंग्रेजों के जमाने में तो बुरा हाल था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद किसानों को भी लगा कि अब हमारी हालत सुधर जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी तो मिली, लेकिन जो संविधान भारत में बना वो अंग्रेजों के बनाए हुए ही संविधान है, सारे के सारे रह गए। ये अलग बात है कि जमींदारी उन्मूलन करके किसानों को जमींदारों के गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये जमींदार जिनके पास अपार पूंजी थे, पैसा थे, संपत्ति थे, और पैसे वाले दूसरे लोग भी, व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये कहाँ चुप बैठने वाले थे? क्योंकि इनको तो अंग्रेजों के जमाने से ही परजीवी बना दिया गया था। ये पसीना बहाने नहीं जानते हैं, ये अपनी बुद्धि और पैसे के बल पर मेहनत कश लोगों से उनका जो पसीना का कमाई है उसको खींचने का अच्छी तरीका जानते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों, पहले आप किसान भाई पारंपरिक खेती किया करते थे। आपका घर में बीज हुआ करता था, घर में खाद होता था, उसी से आप खेती करते थे। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, लेकिन इतना तो जरूर उत्पादन होता था कि आप साल भर अपने परिवार के साथ बढ़िया से खा पी लें और मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा कर लेते थे। बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं था। आज की तरह आप कर्ज में उसमें कर्ज के दल में फंसे हुए नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद ये जो परजीवी वर्ग थे, क्योंकि आप तो इतना अन्न उत्पादन करते थे कि आप ही के घर परिवार में खपत हो जाता था,
तो जो मेहनत करने वाले नहीं हैं उनको अन्न संकट हो गया। ऐसे को सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि हमारे देश में तो अन्न संकट है। और तब जो पश्चिमी देश हैं जहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति हो गई थी, उन्नत नस्ल के बीज और रासायनिक खाद वगैरह का आविष्कार हुआ, तो उससे भारत सरकार ने तत्कालीन 1966-67 में संपर्क किया और परिणाम स्वरूप हरित क्रांति हुई। उसमें उन्नत नस्ल के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं का आयात होना शुरू किया। आप किसान भाइयों को प्रलोभन दिया गया कि जब इस रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, उन्नत नस्ल के बीज का उपयोग करेंगे, तो आपका उपज दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना हो जाएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और देश में खाद्यान्न संकट भी खत्म हो जाएगा। खाद्यान्न संकट तो किसानों के लिए नहीं था, खाद्यान्न संकट उनके लिए था जो सफेद पोष थे, जिनकी आदत बन गई थी फ्री के खाने का, उनको दिक्कत था। जब अन्न का उत्पादन बढ़ा तो मार्केट में एक कृत्रिम क्राइसिस पैदा कर दिया गया कि भाई इसका तो खरीदार कोई है नहीं। अब रासायनिक खाद किसानों ने खरीदा, उन्नत नस्ल के बीज खरीदा, लागत बढ़ गई, लेकिन जब उत्पाद को बेचने की बारी हुई तो कोई खरीदार नहीं, उसका मूल्य नहीं मिला। तब सरकार ने किसानों के आंसू पोंछने के नाम पे MSP लागू किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया, और मंडी व्यवस्था जो आज तक चल रहा है। किसान मित्रों, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि MSP और मंडी व्यवस्था से अगर किसानों को लाभ होता तो आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होते, किसान की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि MSP किसानों के हालत सुधारने में कारगर नहीं हुआ। कारण यह है, उसके पीछे इसको जानना पड़ेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है सरकारें, सरकारों के नुमाइंदे, जिनको खेती के बारे में कोई अनुभव नहीं है। अरे खेती करते हैं किसान तो उनको पता है कितना परिश्रम लगता है, कितना पूंजी लगता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किसानों को कमेटी बनानी चाहिए थी सरकार को, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वास्तव में सरकार चाहती ही नहीं है कि किसानों की हालत सुधरे। मंडी व्यवस्था में वही हुआ, सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि किसानों का पास जितना है उसको हम खरीद लेंगे, पर सब घोषणा, सब दावा बेकार सिद्ध हुआ। तो यहां पर भी इसमें सारा करतूत पूंजीपति वर्गों का है, पैसे वालों का है, सरकारी उसी का है। तो सरकार मंडी व्यवस्था के तहत भी जब किसानों के उत्पाद को समय पर नहीं खरीद पाई तो कर्ज से तले दबे कुचले जो किसान हैं वो व्यापारियों के पास मजबूरी में अपने उत्पाद को बेचना के लिए मजबूर हो गए, जिसका रिजल्ट है कि व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले किसानों से औने पौने दाम में सस्ते दर पर खरीद करके जमा कर लेते हैं और उसको बाद में उन्हीं किसानों को दुगने तिगुने दाम पर बेचते हैं, जिसका परिणाम है कि किसान की हालत खराब होती गई और व्यापारियों का धन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है किसान भाइयों कि रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण आपका जमीन का जो उर्वरा शक्ति है दिनों दिन घटते गया। परिणाम स्वरूप लागत मूल्य बढ़ता गया, उत्पादन उस अनुपात में नहीं होता गया। आज आप किसान भाई जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। आपका खेत का जो उर्वरा शक्ति इतनी घट गई है कि आप अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपका उत्पादन सही नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में भी अगर आप नहीं चेतेंगे
तो आपका खेत का मिट्टी सीमेंट की तरह हो जाएगा। नंबर 3 क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के चक्कर में आप क्या किए कि अंडरग्राउंड वाटर के इस्तेमाल करने लगे। अंडरग्राउंड वाटर के इस्तेमाल करने के कारण आपका जमीन का जो नमी रखने का शक्ति भी खत्म हो गई। तो इन कारणों से आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। और एक और बहुत बड़ा कारण है कि शोषकों का संगठन तो है, बड़ा मजबूत संगठन है, व्यापारियों का, पूंजीपतियों का बड़ा मजबूत संगठन है, लेकिन आपका संगठन नहीं है मजबूत। ये जो राजनीतिक दल है ना, जो अभी अध्यादेश 2020 लागू होने पारित होने पे जो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल किसानों के लिए बड़ा हमदर्दी पेश कर रहे हैं कि अध्यादेश 2012 से किसान गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अरे भैया, तो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कांग्रेस के जमाने में चला था 70 साल तक राज की मंडी व्यवस्था के तहत कौन बड़का किसान का कल्याण हो गया? कौन किसान आत्मनिर्भर हो गया? तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की आदत इस राजनीतिक पार्टियों को नहीं है। सभी राजनीतिक दल एक तरह के हैं। अगर अभी कांग्रेस सरकार में रहती तो कांग्रेस भी वही करती जो बीजेपी किया, क्योंकि WTO के साथ समझौता है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अभी बीजेपी किया तो है तो मतलब है। अब जो संगठन है किसानों के नाम पर, वो क्या कर रहे हैं? वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, रेलवे के पटरी उखाड़ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विकल्प कोई नहीं बता रहा है। उसी घिसी पीटी व्यवस्था को लागू रखने के लिए कह रहा है कि MSP को लागू रखो, मंडी व्यवस्था को लागू रखो। अरे यार, MSP और मंडी व्यवस्था लागू रहने से अगर किसान आत्मनिर्भर हो जाते, उनका कल्याण हो जाता, तो फिर क्या दिक्कत था? उससे किसानों का भलाई अभी तक नहीं हुआ, तब तो बीजेपी सरकार को दूसरा चीज लाना पड़ा, क्योंकि पूंजीपतियों का जो शोषण करने का तरीका ना, वो चेंज होते रहता है 10-20 साल के बाद। बड़ा सूक्ष्म तरीका से चेंज करते हैं लोग, आम पब्लिक को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो कुछ किसानों को लग रहा है कि अभी जब फ्री मार्केट हो गया, हम कहीं भी अपना उत्पाद को बेच सकते हैं, तो सोच रहा है कि भाई बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी पूंजीपति वर्गों का कब्जा होगा, अधिक पैसे वालों का कब्जा होगा। आप कम पैसे वाले हैं, आप मार्केट को नहीं पकड़ पाओगे। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, दोनों में नुकसान है। आज जो किसान संगठन है ना, वो आपका संगठन नहीं है, क्योंकि आप देख लोगे कि आपके लिए लड़ने का जो तरीका है, वो राजनीतिक दलों का जो लड़ने का तरीका उससे मेल खाता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने आपको कहते हैं राजनेता, राजनीतिज्ञ। राजनीति का मतलब क्या होता है? राज के हित के लिए जो नीतियों का अनुपालन करते हैं, वही राजनेता है। तो सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना, धरना प्रदर्शन करना, बाजार बंद करवा देना, रेल रोक देना, चक्का जाम कर देना, इससे कौन सा देश का हित होता है? तो अभी ठीक उल्टा है। यहाँ राजनीति का मतलब होता है राज और नीति। उसी पैटर्न पर आप किसान संगठन भी चल रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, ये आपका संगठन नहीं है। तो जब शोषक वर्ग संगठित हो सकते हैं, तो आप संगठित क्यों नहीं होते हैं? आज जब न बीजेपी सही समाधान दे रहा है और नहीं कांग्रेस पार्टी, न वामपंथी दल, तो फिर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? आप अपना पक्ष को मजबूत करें ना। तो मित्रों, सभी लोग एक दूसरे को कोसते हैं, समाधान कोई नहीं देते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो का आप अंत तक देखें।
और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बनाओ तो सबसे पहले आपके साथ पहुंचे। आप बेल आइकन को कर दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका समाधान भी बता रहा हूं। किसान मित्रों, इस युग के महान दार्शनिक अर्थविद श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्यानंद मूर्ति जी, जिन्होंने प्रौत नाम के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया, उसमें कहते हैं कि कृषकों को, किसानों को संगठित होना पड़ेगा रचनात्मक काम के लिए। ध्वंसात्मक काम से समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी जितने भी संगठन है वो संगठित हुए हैं बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए, एक दूसरे को कोसने के लिए। कोई समाधान देता नहीं है। तो ये जो ध्वंसात्मक गतिविधियां हैं, इससे भला होने वाला नहीं है। श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कृषकों को मिलजुल करके खेती करने सीखना पड़ेगा। प्राचीन काल के आज से 30-40 साल पहले भी जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो गांव में भारी भरकम मजदूरी नहीं देना पड़ता था खेतीहरों को, खेती करने के लिए मजदूरों को। सब एक दूसरे की सहायता करते थे, बस खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। जब धान रोपना है तो सब लोग बारी बारी से लगातार रोपते थे। जिसका खेत में रोपना पूरे गांव के लोग जाते, सब किसान लोग जाते, रोप करके फिर आगे निकलते, खाने पीने की व्यवस्था कर देता था। आज वैसा नहीं है। आज तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इतना मजदूरी सरकार बढ़ा दिया है कि किसान उतना मजदूरी दे नहीं पाता है। बिना पैसा कुछ काम ही नहीं होता है। ये खत्म हो गया। प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि फिर आपको लौटना पड़ेगा, मिलजुल करके खेती करने सीखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सहकारिता। किसान सहकारिता पद्धति, कृषि सहकारी पद्धति, कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब आप मिलजुल कर करने लगेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि हरित क्रांति के चलते जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए आपको फिर से नेचुरल जो एग्रीकल्चर है, जो प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैविक खेती को ही वैज्ञानिक रूप देना पड़ेगा, उसको उस पर शोध करना होगा। ऑर्गेनिक खेती में इसमें भी बहुत सारे हैं जो जिसके वैज्ञानिक तरीका से उत्तम कोटि का जैविक खाद, जैविक कीटनाशक दवा बनाया जा सकता है। और जो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी जो इतने महंगे हैं, जो एक किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद सकता है, इसके चलते उसका खेती को नुकसान हो रहा है। और सरकारें जो सहायता उपलब्ध कराती है उसमें क्या है, लोन पे। अब लोन का प्रीमियम इतना हाई होता है, इतना ब्याज हाई होता है कि वो मूलधन भी भरने लायक सरकार नहीं होता, किसान नहीं है। तो अब सवाल होता है कि कोऑपरेटिव खेती क्या है। देखिए, सीधी सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कोई भी काम एक व्यक्ति अकेले कर नहीं सकता है। ये जो कंपनियां हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, ये भी काम जो है सहकारिता पद्धति से कराते हैं। उनका काम भी अकेले नहीं होता है, लेकिन जो काम करते हैं उन काम करने वालों के साथ इनका आत्मीयता नहीं होता है। जिस उपक्रम में लोग काम करते हैं मिलजुल करके, टीम भावना से, वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, इसलिए उनका शोषण होता है। लेकिन ये जो सहकारिता खेती है, इसमें जो लोग मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, वे सब काम करेंगे एक दूसरे के लिए, वो खुद ही मालिक होंगे। अपने खेतों को आपस में मिला करके मिलजुल कर खेती करेंगे। जो उत्पादन होगा खेतों के क्षेत्रफल के अनुपात में आपस में वितरण करेंगे।
और जब बहुत सारे कृषक मिल जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा करके जो टेक्नोलॉजी है उसको भी धीरे 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 खरीद लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे। और अकेले जो किसान होता है उसका घर में जब खेती होता है, उत्पादन होता है, तो मजबूरी में उसको अपनी जो तत्काल आवश्यकता की पूर्ति उसको करने के लिए औने पौने दाम में सस्ते में बेच देना पड़ता है। जब कोऑपरेटिव सिस्टम से आप काम करेंगे तो आप सब लोग मिल करके आप ये क्या बोलते हैं कि भंडारगिरी बनाएंगे, तो तब तक उसको भंडारित कर रखेंगे, जमा करके रखेंगे जब तक कि मार्केट का मूल्य बढ़ता नहीं है। इस तरह से फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ किसान में, तो आपको समझ में आएगा कि संगठन में कितना बल है, एकता में कितना बल है। एक किसान के 8 बेटे थे, वो आपस में खूब लड़ा करते थे। किसान जब मरणासन में पहुंचा तो उसको इसी बात की चिंता थी कि हमारे 8 बेटे हैं, लेकिन ये सब में आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तो मेरे मरने के बाद फिर क्या होगा। तो मरते समय 8 बेटा को बुलाया, अब 8 से एक छड़ी मंगवा और कहा कि 8 छड़ी को बांध दो, और एक बेटा को तोड़ने के लिए कहा, कोई नहीं तोड़ पाया। फिर सबको अलग कर दिया, फिर तोड़ने के लिए कहा, फटाफट टूट गया। तब उस किसान ने कहा कि देखो बेटा, जब सभी छड़ियां एक साथ थी 8 तो कोई नहीं तोड़ पाया, अब अलग अलग हो सब टूट गए। तो तुम लोग 8 मिलजुल कर नहीं रहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल। आज किसान भाइयों का भी यही स्थिति हो गया है। शोषक वर्ग संगठित हैं, मार्केट में आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा करने के लिए एक आह्वान पर सारे बनिया महाजन एक हो जाते हैं, लेकिन किसान कभी एक नहीं होता है। किसान कभी नहीं ऐसा करता है कि चलो बढ़िया दाम नहीं मिल रहा है तो हम नहीं बेचेंगे। सब कोई मिलजुल करके और एक भंडारगृह बनाएंगे जहां पर इसको रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक कि हमको उचित नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रवक्ता नेता प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो सहकारिता जो है 2 तरह का है। एक अधीनस्थ सहकारिता है, एक होता है समन्वित सहकारिता, और तीसरा एक सहकारिता होता है। तो प्रभात रंजन सरकार समन्वित सहकारिता का वकालत करते हैं। सहकारिता के बारे में मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि सहकारिता के माध्यम से खेती करने से कैसे लाभ हो सकता है, किसान कैसे खुशहाल हो सकते हैं।